शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 713वें डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है तो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग फेटनेस इन लेंस ऑफ होम्योपैथी। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। नमस्कार। IFP के इस प्लेटफॉर्म पर सर्वप्रथम मैं ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रबंधन के लोग हैं, उन सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो जो लोग आज जो मेरे साथी इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे को बहुत बार मौका मिला, डॉक्टर सानी जी हमारे जो बहुत सत्कार, जो हमारे आदरणीय हैं, वो जब भी मेरे को कॉल करते हैं तो मैं ना नहीं कर पाता उनको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा है, उसमें हम कुछ नया सीख पाएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे क्लिनिक पे विजिट करते हैं, हम उनको और अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो हम इस मीटिंग को अब स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, उसको फेंटिंग आम भाषा में नाम दिया जाता है। उसको सिंकोप भी बोलते हैं और हिंदी में उसको मूर्छा बोला जाता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो जब युद्ध हो रहा था, रामायण में लिखा जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जो युद्ध में उनको कुछ घाव लगे और उससे वो मूर्छित हो गए, तो उस समय ये बोला गया कि हनुमान जी को भेजा गया कि जो एक पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे एक बूटी है जिसको संजीवनी बोलते हैं, वो लाएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। तो मूर्छा, इसका जो मूर्छा बोला जाता है, जब आदमी अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है, जब वो अपने होश खो बैठता है, अपने जो जो उसकी जो चेतनता है, वो एक टेम्परेरी तौर पे, अस्थाई तौर पे एक एक जो उसके शरीर का जो उसका जोर उसके ऊपर नहीं रहता है। तो ये कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, जैसे हम रियल लाइफ में ये चीजें देखते हैं कि जब कोई मौका आ रहा होता है तो सडनली एक अचानक से एक पर्सन जो है वो मूर्छित हो जाता है। ये वीडियो दिख रही है। तो हमारे लिए बहुत बार ये फन वीडियोस होती हैं। हम इन वीडियोस को देख के हंसी करते हैं, ये फन वीडियोस में आ जाती हैं। बट अगर हम इन मौके को, तो ऐसी जो अवस्था आती है तो बहुत बार लोग इसको हंसी वाली वीडियो समझ लेते हैं। पर ऐसे हमारे क्लिनिक में भी ऐसा होता है कि कई बार हम हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट फेंट कर जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम रोड साइड पे जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति अचानक, और आजकल जैसे हीट स्ट्रोक का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है धूप के कारण या किसी कारण से, तो आज हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज है। तो आजकल की जो विद्या है, उसको, जो हमारे होम्योपैथिक लिटरेचर में जो वर्ड यूज किए गए हैं, उसके कंट्रास्ट में जो मेडिकल लैंग्वेज में हर डिजीज का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज किया गया है। तो ये जो ICD-10 कोड ऑफ डायग्नोसिस फॉर सिंकोप इज कोलैप्स, सिंकोप या फेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो R55 है।
जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि हम जो जो NABH में हम बिलिंग करते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंसीज, तो अगर आप अपने डायग्नोसिस पे फेंट लिखोगे या सिंकोप लिखोगे या जो ऐसा कुछ वर्ड लिखोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप R55 लिखोगे तो वो एक बिल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मेडिकल नेम है जो कोलैप्स को या फेंटिंग को जो हम बोलते हैं। और इसकी जो सही मेडिकल स्पेलिंग है दैट इज सिंकोपी, सिंकोपी। और ये क्या होता है कि हमारा जब ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है, जो हमारे ब्रेन को मिनिमल ब्लड सप्लाई चाहिए, खून चाहिए, अगर किसी कारणवश जैसे हम बैठ के उठे हैं तो ग्रेविटी से हमारे ब्रेन को पूरा खून नहीं मिला, और उसका कारण जब सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जब हमारा एकदम से ब्लड प्रेशर एकदम गिरता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, तो अगर सडनली हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर खून नहीं मिलता, तो उससे वो एकदम जो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप करता है और हमारा हार्ट जो है, दिल की धड़कन एकदम से कम हो जाती है, और जो हमारे शरीर के अंगों को खून मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता, तो सिंकोप की अवस्था जो एकदम से हमारे शरीर में आ जाती है। तो इसको एक ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू सेरेब्रल ब्लड लॉस, जो हमारे सेरेब्रल ब्लड का फ्लो है तो वो एकदम से कम हो जाता है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। मेरे को याद है एक केस, में आपको केस से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम दोबारा इसके थ्योरी पार्ट पे आएंगे। तो तो ये एक लेडी मेरे पास, अराउंड 60 ईयर्स की लेडी को मेरे पास लाया गया। तो उसमें क्या था कि उनके जो रिस्ट पे एक फ्रैक्चर हुआ था कुछ समय पहले, और उस फ्रैक्चर में उनकी जो है वो हील नहीं हो रहा था वो फ्रैक्चर। तो उसकी नॉन हीलिंग के कारण वो बहुत परेशान थे, तकरीबन 2 साल से उनका जो फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सिम्फाइटम, रूटा, आर्निका, ये सब होम्योपैथिक दवाइयां भी खा के देख ली। एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे हमारे, मेरे स्टूडेंट थे, उनके मदर थे। तो तो ये जब इन्होंने ऐसा देखा कि ये, हमने होम्योपैथिक भी दे के देख ली, एलोपैथिक बोलते कि इसका कुछ नहीं, ये प्लेटिंग करवा लो, बट वो रिस्ट में ऐसा था कि उनका हाथ हैंडीकैप्ड हो जाता, वो प्लेटिंग नहीं हो सकती थी, बिकॉज जो हमारी रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं तो उनमें के ऊपर वो फ्रैक्चर था। तो कुछ भी नहीं हो रहा था, उनका फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा था। तो जब मैंने उनकी केस टेकिंग कर रहा था मैं, तो उनके हस्बैंड ने मेरे को एक बात बोली कि जब आप ध्यान से, डॉक्टर इनका ना आप हाथ ध्यान से हाथ लगाना। मैं क्या, ऐसा क्या हो जाएगा? कहते जब इनको हाथ लगाओगे तो ये इमीडिएटली बेहोश हो जाती है। तो मेरी क्यूरोसिटी बढ़ गई कि मैं क्या, हाथ लगाने से कोई कैसे बेहोश हो सकता है? और वैसे ही हुआ, जैसे ही मैंने उनके हाथ को भी टच भी प्रॉपर नहीं किया था, जस्ट मैंने उनके हाथ की तरफ अपना हाथ अप्रोच किया, तो सडनली उन्होंने ना एक जोर से ऐसा बर्फ बर्फ सा लिया और वो बेहोश हो गए वही मेरे टेबल के पास ही। बड़ी मुश्किल से जो 2-4 मेरे असिस्टेंट खड़े थे और डॉक्टर्स खड़े थे, उन्होंने उनको संभाला। तो एकदम से एंग्जाइटी उनके चेहरे पे आई और वो बेहोश आए। तो उनका जो सिंपल एग्जामिनेशन था वो बड़ा अनप्रोपोर्शनेट रिएक्शन था। तो उसके बाद बड़ी जोर जोर से उनको डकार आने शुरू हो गए। तो मैं भी एकदम से हिल गया। तो नॉन हीलिंग फ्रैक्चर का केस था, बट जब उन्होंने ऐसा बिहेव किया तो आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरे को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि पेन इतनी तो हुई नहीं, बट उनका पेन का थ्रेश होल्ड इतना कम था। तो मैंने जब उनका केस रिपोर्टराइज किया तो उसमें देखिए, ये फ्रैक्चर, स्लो यूनियन बोन, और जो फेंटनेस फ्रॉम पेन, और उसके साथ क्या हो कि उनके इतने जोर जोर से डकार, कई बार हम पेशेंट देखते हैं कि उनकी बॉडी में कहीं भी टच करो तो उनको बहुत जोर से डकार आता है। और वो बहुत जोर जोर से मेरे क्लिनिक पे ऐसे, जब बेहोशी से उनके आंख पे ऊपर पानी डाला। यूजुअली हम क्या करते हैं कि ऐसी केस में कोई कैम्फर होता है या नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ ऐसा जो भी हमारे जो ग्लाइको, जो हम करते हैं अमाइल नाइट्रोजम, या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जब उनको देते हैं, या उनकी
आंख पे छिट्टे मारते हैं या ऐसे यहाँ पे हम दबाते हैं, पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, तो पेशेंट की कॉन्शियस रिटर्न हो जाती है। तो जैसे ही उनकी कॉन्शियस रिटर्न हुई तो वो एकदम से घबराई हुई थी लेडी, और उनको बहुत जोर जोर से बर्प आने लगे, डकार आने लगे। तो मैंने ये सिम्टम लिए, तो उसमें जो एस्फोटिडा मेरे सामने जो दवाई आई, और मेरी हैरानी की हद नहीं रही कि जो स्लो यूनियन ऑफ बोन है, कैलस फॉर्मेशन ना होना, इसमें भी एस्फोटिडा पड़ी है। और मैंने जब एस्फोटिडा उनको दी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो 2 साल से फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा था, वो विद इन 20 डेज, 3 वीक्स में जब वो आए, नया एक्सरे कराया, तो उनका बोन इतना अच्छा यूनियन हुआ कि हम सब लोग देख के हैरान रह गए। तो हम आमतौर पे बोन यूनियन के लिए हम या जैसे सिम्फाइटम जैसी मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं, बट टू माय सरप्राइज कि हमारी जो अगर होम्योपैथिक दवाई सही ढंग से उसका डायग्नोस, तो मेरे लिए उनकी बोन यूनियन से भी ज्यादा ये जो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था उनका, ये ज्यादा सिफिलिटिक सिम्टम था। तो मैंने जब वो लिया, बिकॉज नॉन यूनियन ऑफ बोन एक सिफिलिटिक ट्रेंड है, तो सिफिलिस में आजम जो उनके माइंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो उनकी हल्की सी पेन स्टिमुलस के कारण जो उनका एकदम से बेहोश हो जाना था, ये अनप्रोपोर्शनेट था। और जो हमारी मेडिसिन एस्फोटिडा है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि कॉज लेस फेंटिंग, फाटक ने लिखा हुआ है, कॉज लेस फेंटिंग फ्रॉम पेन्स, फेंटिंग फ्रॉम पेन्स, फेंटिंग ड्यू टू सेंसिटिव हियरिंग इन क्राउडेड प्लेसेस। कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, जैसे हमने देखा वीडियो में, अचानक से बेहोश हो जाते हैं। फेंटिंग अलोंग विद फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाना, या दिल के में बहुत जोर जोर से पेल्पिटेशन होने जाना, या उनके ऐसे कहते हैं टांगे कांपने लग जाना, एकदम टांगे कांपने लग जाती हैं, हिस्टीरिया जैसी हालत हो जाना, या किसी भी बंद कमरे में उनको ऐसा लगता है कि हाय मैं बंद। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट फॉलोअप के लिए आए, उनको मिस्टर जैन है, तो वो बोलते कि हमारे ये रिसेंट कुछ वेदर अपडेट था, तो वो उधर से आ रहे थे, जो किधर, ये किसी उधर साउथ से किसी फ्लाइट लिया, तो 2.5 घंटे का फ्लाइट था। उन्होंने चंडीगढ़ में जब प्लेन लैंड होने लगा, तो चंडीगढ़ में उनको एकदम से टर्बुलेंस हुई प्लेन में। आज भी हम, वैसे तो आज का दिन बहुत बहुत खतरनाक दिन है कि आज हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो जब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, तो जो कमजोर दिल वाले लोग हैं, वो बहुत देर तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाते। बड़ा दुखद बात है कि तकरीबन 250 के लोग जो है उनका जो निधन हो गया आज की घटना में। तो हम सब भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी ऐसे अचानक अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उस पेशेंट के साथ क्या हुआ कि जब वो फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड करने लगी, तो टर्बुलेंस हुई। टर्बुलेंस के कारण पायलट ने ना वो प्लेन दोबारा उड़ा लिया, कहते भी इम्पॉसिबल टू लैंड है। तो उस प्रोसेस में सारे लोग पैनिक में है। बट ये हमारा जो ये जो पेशेंट था, इसको इतना सडन पैनिक अटैक आया कि ये पूरे वहीं पे फेंट कर गया। तो वो मेडिकल इमरजेंसी के कारण फिर वो फ्लाइट उन्होंने यहाँ से वापस लेके, क्योंकि यहाँ उतर नहीं सकती थी, तो दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करके वो कहते हैं कि हम वापस लेके जाएंगे, आप रुक जाओ थोड़ी देर। कहता नहीं, मेरे को दिल्ली से उतर के, तो वो बाय रोड दिल्ली से, हालांकि वो फ्लाइट उसी टाइम 40 मिनट्स में दोबारा चंडीगढ़ आके लैंड हो गई, बट उन्होंने वहीं पे लैंड किया। तो बहुत सारे लोग ऐसा पैनिक करते हैं, तो उसको हम हिस्टीरिया बोलते हैं। वो क्लोज्ड प्लेसेस में, एक बंदा ऐसा ही था, वो उस जाम लगा हाईवे पे, तो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के आ गया। तो ये जो पैनिक अटैक्स होते हैं, ये इसके साथ अगर फेंटिंग जुड़ी हो, तो एस्पोटिडा जो हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आफ्टर एमिशन, किसी भी तरह का नॉकटर्नल एमिशन हो, या सेक्सुअल एमिशन हो, या जैसे तो यूरिन का, तो किसी भी तरह का आफ्टर इनटेक ऑफ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ले अगर उनको ना सूट करे, तो वहीं पे हो सकते हैं। व्हेन डिस्टर्ब्ड, किसी भी तरह की डिस्टर्ब, तो एस्फोटिडा पर्सनैलिटीज जो होती हैं, वो ऐसी होती है भी कोई भी उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी आती है, तो उससे इतने ज्यादा आहत हो जाते हैं कि उनका पहला रिएक्शन जो होता है, मॉस्कस और एस्फोटिडा, ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो किसी भी स्टेट को एंड्योर नहीं करते। खास तौर पे जब पेट में गड़बड़ी हुई, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हुआ, तो इनका पहला सिम्टम जो होता है वो फेंटिंग होता है। तो इस तरह और भी बहुत सारे केसेस जो मेरे पास लाइफ में आए हैं। तो ये मैंने इस केस से फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाऊं। तो फिर मैंने ये मन में विचार बनाया, तो आज मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ।
तो इस प्रेजेंटेशन में हमारा जो है कि ये जो सिंकोप होता है ये कितना कॉमन है। तो कंडीशन ऑफ जो सिंकोप है, ये मूर्छा की जो हालत है, ये तकरीबन 3%, और 3% वुमेन और 3% मन, अगर 100 में से 3 लोगों को ऐसा होता है। और जो 75 की एज से बड़े लोग होते हैं उनमें ये इंसिडेंस जो है 6% तक जाता है। मतलब 60 साल की 70 साल की उम्र से कम लोगों में ये 100 में से 3 लोगों को होता है। पर 75 साल की उम्र जब बढ़ जाती है तो एक तरह की बहुत इनसिक्योरिटी होती है, तो इसकी जो परवेलेंस है वो बढ़ जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंकोप, कितने तरह का सिंकोप होता है। तो सबसे पहले तरह का जो सिंकोप होता है उसको बोलते हैं वेजोवेगल सिंकोप। वेजोवेगल सिंकोप क्या होता है कि यूजुअली मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनका नाम है, जो इधर वो लेडी पिछले कई सालों से डिप्रेशन की मेडिसिन, और उनको जो है ये ऐसी एंटी एंजाइटी पिल्स, और उनको डिप्रेशन का इलाज करे जा रहे थे कि इनको इलाज है, ये बहुत जल्दी बेहोश होती थी। तो कई सालों से उनको एंटी डिप्रेसेंट्स और थेरेपीज और काउंसलिंग वगैरह बहुत उन्होंने करवाई, बट उनको कुछ भी चीज लाभ नहीं कर रही थी। तो सब लोग उनके घर के बहुत ज्यादा परेशान थे कि इन लोगों को क्या हुआ है, इसको भी कोई कोई एंजाइटी की मेडिसिन काम नहीं करती है, किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह इनका ठीक रहता है, कोई डायबिटिक नहीं है, तो उनका डायग्नोज ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को लाइफ में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले, तो मैंने, मेरे एलोपैथिक फ्रेंड है, उनको जब मैंने उनको डायग्नोज करके लिखा कि इनको तो वेजोवेगल सिंकोप है, तो वो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि हम इस डायग्नोज को कैसे मिस करेंगे। तो ये जो वेजोवेगल सिंकोप होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसको कार्डियो न्यूरोजेनिक सिंकोप भी बोलते हैं। तो ये सबसे कॉमन टाइप का सिंकोप होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन को, जो दिमाग को हमारे खून की जो सप्लाई जाती है, एकदम से उसका डिक्रीज हो जाता है। हमारे लिटरेचर में इसको एनीमिया ऑफ ब्रेन भी लिखा गया है। तो ग्रेविटी के कारण जब खून जो है वो निचले हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में, मतलब टांगों में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और बिलो डायफ्राम से नीचे खून की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और डायफ्राम से ऊपर जो हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन ब्रेन है वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो जब कोई इंसान खड़ा होता है, स्टैंड करता है, तो एकदम से गिर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन हमें देता है। जैसे हम किसी क्राइसिस में होते हैं तो हम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो उसमें जो एएनएस, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, और हार्ट, ये दोनों कोऑपरेट नहीं कर पाते। मतलब हमारा जो, हमारी जो वेगस नर्व है, जो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन इस लेवल की कर देती है कि हमारे ब्रेन को एकदम सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड स्ट्रेस, इसको ऑर्थोस्टैटिन हाइपोटेंशन भी बोला जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देती है, हमारी ब्लड वेसल एकदम से सिकुड़ जाती हैं। और जो पेशेंट खड़ा होता है तो ये एकदम से जो खून है उसका प्रॉपर सप्लाई जो है वो ब्रेन को हो ही नहीं पाती। तो दूसरा है सिचुएशनल सिंकोप। सिचुएशनल सिंकोप में क्या होता है कि जब ये वेजोवेगल का ही एक टाइप है, ये स्पेसिफिक कंडीशन जैसे होती हैं कि जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जैसे सडनली मेरे को एकदम से धक्का लगा, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, मैंने कोई बुरी खबर सुन ली, जैसे हम कहते हैं ना, भी कॉफिया में ऐसा होता है, कोई अच्छी खबर सी सुन ली, बुरी नहीं, अच्छी खबर सुन ली, जैसे इग्नेशिया में होता है, मॉस्कस में होता है, हमारी बहुत सारी दवाइयां हैं। कुछ भी न्यूज सुनी, जलसीमिया में होता है कि एकदम से कुछ न्यूज सुनी और एकदम से बेहोश हो गए। तो डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा हो सकता है। जब आजकल जैसे गर्मियों का मौसम, हमने पानी पूरा नहीं पिया, पसीना बहुत ज्यादा आ गया, तो वो डिहाइड्रेशन की स्टेट होने के कारण हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं उसको, कि हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस के कारण, जैसे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, बड़े को भी, या बहुत ज्यादा यूरिन पास कर लिया उसने, या बहुत ज्यादा पसीना आ गया, फीवर के कारण क्रोसिन वगैरह ली, उससे बहुत ज्यादा पसीना आ गया, तो कई बार बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में चली जाती है। या बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस होती है,
या जैसे कई बार एंजाइटी होती है किसी कारण से, या बहुत ज्यादा देर से कुछ खाया नहीं भूख के कारण। मेरे को याद है जब हम पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए गए थे, तो वहां पे कम से कम वो गर्मी बहुत थी, तो थोड़ा सा वेटिंग ज्यादा हो गया, तो उनका सिस्टम डाउन हो गया। तो जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वाली थी वो 2-3 स्लॉट्स मिस हो गए। वो उनका 25-25 मिनट का स्लॉट होता है, तो वो 1.5-2 घंटे लेट चल रहा था। तो उसी टाइम लंच टाइम हो गया, तो स्टाफ ने लंच कर दिया। तो जिनकी अपॉइंटमेंट 11:30 थी, उनकी अपॉइंटमेंट शाम को 3 बजे उन्होंने शिफ्ट कर दी। तो कईयों को तो उन्होंने 5 बजे के बाद शिफ्ट की। तो उस कंडीशन में कम से कम 6 या 7 लोग वहां एकदम से ड्यू टू हंगर, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर और धूप के कारण वहां कर गए। तो ये सिचुएशनल सिंकोप के कंडीशन के आता है। तो जैसे कई बार कुछ लोग, हम ड्रग खा रहे होते हैं, दवाइयां खा रहे होते हैं, या किसी ने ज्यादा अल्कोहल पी ली, तो उसके कारण भी ये सिचुएशन आ सकती है। एक होती है सिचुएशन हाइपर वेंटिलेशन। जैसे कोई बंदा घबरा गया ना, तो भाई मैं गया भाई, ऐसे एकदम से करने लग जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। मतलब जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो छोटा सांस हो जाता है और बहुत तेजी से हम सांस लेने लग जाते हैं। उस कंडीशन को हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। और जैसे किसी ने बहुत टाइट टाइट, जैसे हम लेक्सिस के पेशेंट की बात करते हैं कि बहुत टाइट उसने क्लोथ पहन रखे थे, जिसके कारण वो उसका गर्दन घुट गई। और कई बार मिक्चुरेशन सिंकोप भी होता है, और हम बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि वो ब्लड टेस्ट के लिए खून देने जाते हैं, तो एकदम से उनका सिंकोप आ जाता है। तीसरा जो है पोस्चरल सिंकोप है। इसको पोस्चरल टेकिकार्डिया बोलते हैं। पोस्चर हम बोलते हैं कि जिस स्टेट में हम लेटे, वो हमारा लाइंग पोस्चर होता है। बैठे तो हमारा सिटिंग पोस्चर होता है, स्टैंडिंग पोस्चर होता है। पोस्चर माने हमारा शरीर किस स्थिति में है। तो उसके कारण पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब जैसे आदमी लेटा हुआ है, लेटे के एकदम उठेगा, तो उसका जो ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। इसको पोस्चरल सिंकोप बोलते हैं। तो इसकी बहुत सारी दवाइयों के कारण ऐसा हो जाता है। या पेशेंट जो है वो जब भी जब खड़ा होता है, तो उसका मोर देन 20 mm ऑफ HG, जैसे जो 100 था उसका बीपी वो 80 आ गया, जो नीचे वाला 80 था या 70 था वो 50 हो गया। मोर देन 20 जो HG जो है वो तो जो होता है एकदम से स्टैंड करने से ड्रॉप करता है। तो इस कंडीशन में जो ब्रेन को ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो उसको कार्डियक सिंकोप भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंकोप होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिंकोप। न्यूरोलॉजिकल सिंकोप में क्या होता है कि जैसे सीजर, जैसे किसी को एपिलेप्टिक सीजर आया, या किसी का एकदम ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक, जो एकदम से उसकी ब्लड वेसल्स ने ब्लड को किसी कारण से एकदम से रोक दिया, इसको न्यूरोलॉजिकल। जो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिलता, जैसे कई बार माइग्रेन में कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, या हाइड्रोसेफलस के कारण दिमाग को गर्मी चढ़ गई उसके कारण, जैसे आजकल जो जो सनस्ट्रोक के कारण हो जाता है। तो ये थोड़े से लेस कॉमन कॉजेज हैं। देन कॉमन कॉजेज ऑफ सिंकोप क्या है कि जैसे नर्वस सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम को किसी भी स्ट्रेस के कारण एकदम से प्रेशर आ गया, तो या कई बार कईयों की, जैसे कोई मीडियास्टाइनम में कोई पैथोलॉजी है, ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है, या किसी कारण से, तो उसके कारण एकदम से उनका, जैसे जो एड्रेनलिन रश है, या जो हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, वो प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस को, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, किडनी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें जो चेंज ऑफ पोजीशन से, मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, वो जब भी डायलिसिस पे जाते हैं तो वो वहीं पे फेंट कर जाते हैं डायलिसिस मशीन पे ही। तो ऐसे कॉजेज जो हैं। अदरवाइज सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट क्या महसूस करता है? पेशेंट महसूस करता है कि उसको जी मितलाता है, उल्टी आने की फीलिंग होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और सिर जो ऐसे ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग खाली हो गया। पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी खोपड़ी खाली हो गई, कुछ समझ नहीं आया, ब्लैक आउट हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, और बिना कारण से पर्सन जो खड़ा खड़ा उसकी टांगों में जोर खत्म हो जाता है और वो खड़ा खड़ा गिर जाता है। तो डिजीनेस होती है, जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, ड्राउजीनेस होती है, बहुत नींद जैसी, नींद बेहोशी की हालत हो जाती है। या कई बार कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसने बहुत वायलेंट एक्सरसाइज कर ली, तो एक्सरसाइज के कारण वो पहले उल्टा लेटा, जैसे सिर नीचे करके, और सडनली खड़ा हो गया, तो उसके कारण भी जो है वो उसके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिली। अनस्टेडीनेस और वीक स्टैंडिंग, तो बहुत देर स्टैंडिंग के कारण,
और उसके कारण होता है कि हमारी निगाह जो दिखना जो कम होता है, टनल विजन और सीइंग द स्पॉट्स, तो फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। या हेडेक में हेडेक का सिम्टम साथ में आता है। तो अब हमें ये महसूस करना है, ये अभी तक हम जो देख रहे थे कि सिंकोपी जो होता है ये कॉमन कॉज है, तो इसके कारण पेशेंट्स को कई कुछ होता है। तो अब हमारे पास एक सवाल आएगा कि सिंकोपी और वर्टिगो में क्या फर्क होता है, क्योंकि हमारे पास जो सिम्टम है कि कोई चक्कर खा के गिरा है या उसको सिंकोप हुआ है, तो उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बताएगा मेरे को? आप सबका बहुत ज्यादा तजर्बा है, किसी को कोई बताएगा कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको वर्टिगो की प्रॉब्लम है? बिकॉज बहुत बार होता है कि सर्वाइकल पेन के कारण एकदम से चक्कर आता है और चक्कर के साथ भी बेहोश हो जाता है आदमी। तो सिंकोप और वर्टाइगो को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बताएगा? अनम्यूट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स? हेलो? हेलो? जी सर। I'm audible? तो कोई यस सर, बताएगा ऑडिबल मेरे है। को कि चक्कर आने में और ये सिंकोप की अवस्था में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा कि जो स्पिनिंग सेंसेशन, जैसे कहते हैं चकरा रहा है सर, कि कईयों को जो हमारे वर्टिगो का जब टॉपिक लेंगे तो हम उसको डिटेल में बताएंगे। बट वर्टिगो में क्या होता है कि सिर घूमता है या आसपास की जो चीजें हैं वो घूमती भी नजर आती हैं। बट सिंकोप में क्या होता है कि ब्लैंक आउट नजर आ जाता है, उसको दिखना ही बंद हो जाता है, या उसके दिमाग में उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी जो सेंसेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जैसे नर की रिपर्टरी में, मॉर्निंग ओशन में सेंसोरियम के ऊपर अलग चैप्टर दिया गया है, वर्टिगो उसका एक पार्ट है। तो वर्टिगो और सेंसोरियम में बहुत फर्क, हमारा जो सेंसोरियम है एक सेंसेशन वर्ड होता है, एक हमारा सेंसोरियम होता है, कॉन्शियसनेस होती है, और जो हमारी जो होती है, एक होती है हमारी जो डिजीनेस ड्राउजीनेस, एक वर्टिगो। तो वर्टिगो का जो है वो बैलेंस के साथ जो लेना देना है। जैसे बहुत सारे पोस्ट पेशेंट जो होते हैं वो मिनियर्स डिजीज के होते हैं, या उनका जो होता है तो उनका जो दिमाग का जो हमारा जो जो हमारे कान के अंदर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हमारा अपरेटस होता है, लिब्रिंथ जिसको बोलते हैं, जो हमारा इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो फ्लूइड बैलेंस जब बिगड़ता है तो चक्कर उसके कारण यूजुअली आते हैं। जो हमारा जो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो हमारा वेस्टिबल होता है, तो ये बहुत कॉमन है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको जैसे सिंकोप में भी नोजिया वोमिटिंग होता है और वर्टिगो में भी नोजिया वर्टिंग होता है, बट वर्टिगो में एक सेंसेशन एक्सप्लेनेबल होती है। सेकेंडली वर्टिगो बहुत माइल्ड भी हो सकता है, सिंकोप हमेशा सीवियर ही होता है। तो वर्टिगो जो माइल्ड, जो केसेस वर्टिगो के जो होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के कारण जो होते हैं, तो हमारे इनर ये जो मैंने आपको बताया है हिंदी में, तो उसमें स्पेस और लोकेशन और पोजीशनिंग और वॉमिटिंग पे इफेक्ट आता है, मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है। और ये भी कई बार जो होता है, जो वर्टाइगो भी पोजिशनल वर्टाइगो होता है, कि जब हम जैसे एकदम से, जैसे ब्रैनिया पेशेंट है वो भी जब सिर को जोर से हिलाएगा तो उसको चक्कर आएंगे, बट वो बेहोश नहीं होता। वर्टिगो और सिंकोप दे कैन बी टुगेदर, बट वर्टिगो में पेशेंट जो होता है वो बेहोश नहीं होता। वर्टिगो के कॉमन कॉजेज जैसे हमने बात की, मेनियर्स डिजीज है, पोजिशनल वर्टाइगो है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है, लेब्रिंथाइटिस है, वेस्टिबुलर माइग्रेन है, सेरिबेलर स्ट्रोक है, हेड इंजरीज हैं, ट्रेमर्स दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंपन जो होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वर्टिगो इज मोर पैथोलॉजिकल सिम्टम, वाइल सिंकोप इज मोर फंक्शनल। तो वो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, जब हमारे ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप करता है और हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है। तो वर्टिगो में ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक फिनोमेना है। और वर्टिगो के कॉमन सिम्टम में स्पिनिंग है, टिल्टिंग सेंसेशन है, जो एक चक्कर चक्कर आ रहे हैं, और जो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, मेरा सिर का बैलेंस में इधर को गिर रहा हूँ। तो हमारे पास होम्योपैथी में उसको इंडिविजुअलाइज करने के लिए कि फॉलिंग फॉरवर्ड, फॉलिंग लेफ्ट साइड, फॉलिंग राइट साइड, फॉलिंग बैकवर्ड करके ऐसे हमारे पास सिम्टम है। स्वेइंग सेंसेशन होता है, जैसे बच्चे को हम झूला देते हैं, जैसे कई बार हम बचपन में खेल खेलते थे कि जोर जोर से घूमना, और घूमने के बाद जब हम रुकते हैं तो हमारा सर ऐसा, आंखें बंद करो तो बहुत बार हम बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्वेइंग, अनबैलेंस्ड फीलिंग, पुल्ड टू वन डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर एक साइड को खींच रहा है।
और दूसरे वर्टिगो में नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, आईज की मूवमेंट निस्टैग्मस, जैसे आईज ऐसे ऐसे घूमने लग जाती हैं, उसमें ब्लैंक आउट होता है सिंकोप में। तो और हेडेक होता है, इसमें स्वेटिंग होती है, और रिंगिंग इन ईयर्स, ऐसे कानों में जो सीटियां बजने लग जाती हैं, कान बजने लग जाते हैं। तो ये डिजीनेस और सिंक, अभी हमने डिफरेंशिएट किया वर्टाइगो और सिंकोप में डिफरेंस क्या है, इसी तरह डिजीनेस और सिंकोप में क्या फर्क है। तो डिजीनेस होता है कि जैसे हम जो भूख, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं भूखी चना, या हिंदी में बोलते हैं कि इसको जो बहुत ज्यादा जो उसका जो नींद जैसी स्टेट, जो ओवर स्लीपीनेस ओवर पावरिंग होती है, तो उसके डिजीनेस में ऐसा होता है क्लैरिटी ऑफ जो हमारे विजन है, हमारी हियरिंग है, उन चीजों का डिजीनेस हो जाना। तो कॉमन रिजल्ट दे डॉक्टर के पास डिजीनेस के कारण आते हैं, जैसे हम जलसी में पढ़ते हैं ना, डलनेस, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस। तो डिजीज स्पेल्स में क्या होता है कि मेरे को कुछ साफ नहीं लग रहा, और हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट, कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो ये डिजीनेस कई बार बहुत सीवियर, जो थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आती है। तो ये फीलिंग अनबैलेंस्ड, जो उसमें जो वर्टाइगो में जैसे हमने अनबैलेंस फीलिंग थी, उसी तरह हम किसी जगह अपने ध्यान को टिका नहीं पाते। तो जैसे काम छोड़ के बंदा एकदम लेट जाता है, वाइल वॉकिंग फील एज यू बी अबाउट, तो ऐसा गिरने का जैसे सिचुएशन होती है। तो इसमें भी डिजीनेस में भी जो है जो कंबाइन इन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ योर सेंसरी सिस्टम, तो आईज जो में हम हमारा शरीर का है, तो उसके साथ जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं होता, इनर ईयर का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्शन, लो ब्लड शुगर। तो वहां पे लो ब्लड प्रेशर कारण था, यहाँ पे लो ब्लड शुगर कारण है। या एनीमिया में होता है, जैसे कि हमारी बॉडी ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, बीपी नॉर्मल है बट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। एक लो ब्लड प्रेशर भी इसका एक कारण है। एंजाइटी, मोशन सिकनेस, जैसे हम सफर करते हैं तो एकदम से जो डिजीनेस रास्ते में, हेड इंजरीज है, कुछ मेडिकेशन के कारण, अल्कोहल के कारण, या पॉइजनिंग, कहीं धुआं चढ़ गया, एकदम सफोकेशन हो गई, तो उसके कारण भी हो जाता है। तो उसके कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? डिस्टॉर्शन, सेंस ऑफ मोशन, ऑफ स्पिनिंग, वर्टिगो जैसी फीलिंग होती है। लाइट हेडेडनेस इसमें भी होती है, जैसे, और हमें अनसर्टेन हो जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे उड़ने जैसी फीलिंग, वूजीनेस, मतलब जो हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, हैवीनेस की फीलिंग जब खड़े होते हैं, और जब हम अपने सर को हिलाते हैं, तो ये इन चीजों को, तो आपको अभी वर्टिगो और डिजीनेस के कुछ सिम्टम ओवरलैपिंग लगेंगे, और सिंकोप और डिजीनेस के, सिंकोप और वर्टिगो, इसीलिए मैं इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि हमें, बिकॉज जब हम सही रूब्रिक फाइंड आउट करेंगे रिपर्टरी में, सही मोडालिटीज फाइंड आउट करेंगे, तभी हम सही दवाई पे पहुंचेंगे। तो डिजीनेट जो होती है उसके भी साथ भी नौजिया होता है। तो अभी हमारा नौजिया जो कॉमन सिम्टम आ गया, सिंकोप में भी आ रहा है, वर्टाइगो में भी आ रहा है, और डिजीनेस में भी आ रहा है। तो सडन एकदम से हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं बैठ जाऊं एक जगह, बट सिंकोप में आपके पास इतना डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं होता, आप अभी बात कर रहे हो और एकदम से गिर जाते हो। तो यहाँ पे डिजीनेस में आप कहते हो कि मेरे को थोड़ा बैठने दो, प्लीज मेरे को बैठने दो, एकदम मैं बैठ जाऊं। तो ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, तो डिजीनेस इज स्लोअर देन सिंकोप। सिंकोप इज द मोस्ट वायलेंट एंड मोस्ट सडन, सबसे तीव्र जो होता है वो सिंकोप होता है। तो होम्योपैथिक जो रेमेडीज हम सबसे कॉमन जो, और एक बात मैं इसके लिए मियाजमेटिक में थोड़ा सा डिस्कशन, होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका पे जाने के पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि हमें ये, जब भी किसी भी केस में, चाहे क्रोनिक हिस्ट्री में चाहे एक्यूट में, जब भी ये सिंकोप वाला सिम्टम मिले, फेंटिंग वाला, उसको कभी भी रिपर्टराइजेशन में छोड़ना नहीं है, चाहे वो एक्यूट में आ रहा है, चाहे वो हैबिचुअल सिंकोप है, या वो किसी लाइफ में किसी किसी सिचुएशन में आ रहा है। तो इस सिम्टम को कभी भी आपने रिपर्टराइजेशन में इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत बहुत अच्छा जो है, ये बहुत रिलायबल सिम्टम है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको मेडिसिन में बताता हूँ आपको, तो हमारी जो कॉमन मेडिसिन है, जैसे वेरेट्रम एल्बम, आगे उनकी नक्स वोमिका, नक्स मॉस्केटा, इग्नेशिया मॉस्कस, एस्फोटिडा का जैसे मैंने केस बताया, आर्सेनिक एल्बम, कॉकुलस इंडिकस, जेल्सीमियम, आर्जेंटम नाइट्रिकम, लैकेसिस, पल्सेटिला, सल्फर, ये रेमेडीज हमारी मोस्ट कॉमन रेमेडीज हैं, जो हाई ग्रेडिंग रेमेडीज हैं सिंकोप के ऊपर।
तो बहुत सारे जो जो न्यूरोलॉजिकल, जैसे मेरी कई बार न्यूरो वाले डॉक्टर से बात हुई है, तो उनके लिए ये नौजिया और ये जो सिंकोप है, ये पेशेंट जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, तो ये इनके लिए इनके पास ज्यादा दवाइयां नहीं है। तो वो हमें इसकी हमें बताते हैं। मैंने एक बार अपने जो न्यूरो वाला डॉक्टर है उसको मैंने कुछ ये जैसे इन मेडिसिन की किट बना के दी और उसको बताया, एंड ही रिपोर्टेड मी, कहता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमें हमारे इन टूल्स का पता ही नहीं है, हम इनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते अपने ऊपर। अगर हम इन चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें तो हम एलोपैथ्स हमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। तो सबसे पहली जो दवाई हम करेंगे दैट इज वरेट्रम एल्बम। तो वरेट्रम एल्बम एक ऐसी दवाई है, वरेट्रम विराइड जो फीवर में, और वरेट्रम एल्बम जैसे कॉलरा जैसे सिम्टम है। हमारे पास जो जो डॉक्टर हैनेमा ने शुरू में दिया था, कैम्फर, क्यूप्रम, वरेट्रम, ये तीन मेन जो है कॉलरा की मेडिसिन थी। तो कॉलरा में क्या होता है कि सडन जो है हमारे डिहाइड्रेशन एकदम से होती है, तो उसमें पेशेंट जो है सिंकोप में जाता है। तो वरेट्रम एल्बम जो मेडिसिन है हमारी, सॉरी, सबसे पहली मेडिसिन कॉकुलस करते हैं। तो कॉकुलस एक ऐसी मेडिसिन है जो, इसको कैसे यूज करते थे कि जो फिश पॉन्ड्स में जहां पे मछलियां पकड़नी होती थी, तो कॉकुलस का जो पॉइजन है, कॉकुलस की जो केमिकल, उसको डाल देते थे पानी में। तो पॉन्ड की जो मछलियां होती थी वो, उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे मछली हम बोलते हैं कि बहुत चंचल होती है, तो उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता था। तो कोकुलस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, हमारे पास एक सिम्टम भी है कि रिकॉग्नाइजेज द रियलिटी बट कैन नॉट मूव। भाई उसको दिख रहा होता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, बट वो हिल नहीं पाता है। तो ऐसी जब स्टेट होती है, जैसे हम कहते हैं मसल्स डज नॉट ओबे द विल, कि जलसीमिया में हम मेडिसिन लेते हैं, जो सैंगुनेरिया, जलसीमियम, ये जो दवाइयां, इनमें ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं। तो ये जो खालीपन का एहसास होता है, या जैसे हमने उसमें एस्फोटिडा में देखा कि पेन्स के कारण एकदम से बेहोशी आ रही है, या कॉकुलस में सेंसेशन ऑफ वीकनेस। तो इसमें क्या होता है कि जो सडन इमोशन ऑफ एंगर एंड फियर, एकदम से डर लगना और एकदम से घबराहट हो जाना, उसके कारण कॉकुलस, उसको ऐसा लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन, और वहां से उनको फेंटनेस हो जाती है। तो हिस्टीरिया के कारण अगर कोई फेंट हो रहा है पेशेंट, एक्सर्शन के कारण, तो कॉकुलस इज अ मेडिसिन जहाँ पे आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और एकदम से बेहोश हो गया, या इमोशनल नर्वसनेस के कारण, या ऑन खड़ा होने पे एकदम से दिमाग को खून नहीं मिला, या क्लाइमेक्ट्री जो लेडीज पीरियड्स के दौरान, बिकॉज कॉकुलस, जेलसीमियम, लैक्सिस, ये क्लाइमेट्रिक की मेडिसिन है। तो इसमें जो बोलते हैं ना मोनालिसा लाइक फेस, भी जो लोग एकदम से बहुत दिखने में बहुत शरीफ लोग होते हैं, ज्यादा कार्सिनोसिन जैसी पर्सनालिटी होती है कॉकुलस की। और कॉकुलस की हमें ट्रैवलिंग सिकनेस को तो पता ही है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो उसके कारण उनको एकदम से कई बार बेहोशी आ जाती है। तो किसी भी तरह की मेंटल एक्साइटमेंट से, किसी भी तरह की हेडेक से, ड्यूरिंग पीरियड्स अगर कोई पेशेंट फेंट कर रहा है और वो कोकुलस टाइप पर्सनैलिटी है, तो हम वहाँ पे ये बहुत अच्छी दवाई जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है वरेट्रम एल्बम। तो वरेट्रम एल्बम जो मेडिसिन है, वो हम मानते हैं कि उसमें जैसे भी डिहाइड्रेशन होगा किसी को, जो दो स्टूल पतले आ गए या वॉमिटिंग आ गई, तो उसके बाद एकदम से बेहोश हो जाता है। तो मेरे पास एक बार एक टॉपिक एक्जिमा का एक बच्चा लेके आए थे, बहुत छोटा बच्चा था। तो उसका एकदम से चेहरा हमारी क्लिनिक पे बैठे बहुत लाल, आग जैसा लाल हो गया, और सडनली उसने वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग करने के बाद उसका चेहरा एकदम से पीला हो गया और वहीं पे बेहोश हो गया, और उसके माथे पे ऐसा पसीना आया, और हमने हाथ लगाया तो बर्फ जैसा ठंडा माथा। तो क्यूप्रम और वेरेट्रम में ये चीज ऐसी है कि एकदम से कोई भी लाइफ में क्राइसिस वाला सिचुएशन आता है तो वेरेट्रम के माथे पे ठंडा पसीना आ जाता है। तो पेन्स के कारण, एक्सर्शन के कारण, मोशन से एग्रेवेशन के कारण, बैठ के उठने के कारण, या खास तौर पे टीथ की कंप्लेंट के दौरान, जब दांतों में कोई दर्द हो, दांतों में कुछ हो, तो उसके कारण बंदा जो है वो एकदम से मूर्छित हो जाए। या ये जो रेटरम एल्बम है, ये बहुत बार डेंटिस्ट की चेयर पे भी जो है वो मूर्छित हो जाते हैं इमोशंस के कारण, या
किसी भी तरह का लॉस ऑफ फ्लूइड, जैसे चाइना में हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ फ्लूइड है, तो चाइना का रंग काला पड़ेगा, वरेट्रम का रंग पीला पड़ेगा। पर वरेट्रम का जो स्पेशल है कि उसके माथे पे ठंडा पसीना आना एकदम से, और ठंडे पानी की इच्छा होना और बाहर को भागना, ये वरेट्रम के जो सिम्टम्स होते हैं। इमोशंस बहुत, बिकॉज वरेट्रम इज वन ऑफ द मोस्ट इगोइस्टिक रेमेडीज ऑफ आर मटेरिया मेडिका। तो जब इनकी ईगो हर्ट होती है वरेट्रम की, जब इनको लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस कम होगी, मेरी इज्जत नहीं हुई, तो वहां से इसका सडन जो है ना वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और हेमरेजिस के कारण, इंजरीज के कारण, और ये जो स्टेफिसिगेरिया, एलुमिना, वरेट्रम, ये दवाइयां ऐसी हैं जो, जैसे जब हम कहते हैं कि इसको ब्लड निकलवाने के, वो लड़की गई जी उसका ब्लड लेने लगे इंट्रावेनस, तो वहीं पे बेहोश हो गई। तो वरेट्रम किसी को चोटिल देखता है या खुद को, उसको जब चोट लगती है और ब्लड आ गया, तो वो पैनिक जो एकदम से होता है। तो मेरे को याद है एक बार हम गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे, तो वो जब हम सब्जियां काटते हैं, तो वो कुछ लेडीज बैठी सब्जियां काट रही थी गुरुद्वारे में लंगर के लिए, तो एक लेडी को ना कट लग गया उसके हाथ पे। तो वो जो उसने देखा नहीं, जो साथ लेडी बैठी थी, कहते कहते बहन जी आपका तो हाथ कट गया, आपको पता ही नहीं चला। जिसका हाथ कटा है वो ठीक ठाक बैठी है, और जिसने उसका ब्लड देखा वो वहीं पे वहीं बेहोश हो गए, उसके माथे पे पसीना आ गया एकदम से। तो उन्होंने करा, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास, तब मैं डिस्पेंसरी में काम करता था, तो मैंने उसी टाइम जाके अपनी डिस्पेंसरी से उनको वरेट्रम दी। तो वो कहते हो पहले तो ये बहुत ज्यादा बेहोश होती थी, अब नहीं हुई। तो किसी जिसका ब्लड निकला उसको कुछ नहीं हो रहा, इसने उसका ब्लड देखा और ये बेहोश हो गई। तो इंजरीज के कारण, स्टूल के कारण, जैसे मैंने उल्टी करने के बाद या स्टूल पास करने से एकदम से बेहोश हो जाना, डायरिया में एकदम से बेहोश होना, तो उसमें वेरेट्रम एल्बम जो है बहुत अच्छा काम करती है। ये मैंने साथ में रिपर्टरी का रेफरेंस भी दिया है कि ये रूब्रिक किस रिपर्टरी में है। उसके बाद जो रेट्रम का जो फेंटिंग कोलैप्स जो सिम्टम, बहुत सेंसिटिव माइंड होता है कि हार्ट में पेल्पिटेशन, एकदम से दिल की धड़कन तेज हुई, फाटक जी लिखते हैं, तो उसमें भी अगर सिंकोप साथ में आता है, ड्यू टू वीकनेस की सेंसेशन, एकदम से कमजोरी का एहसास हुआ और एकदम से उसको जो है बेहोशी आ गई। ठीक है। और जो ये सिर दर्द के दौरान, जैसे हमने डिहाइड्रेशन के दौरान, क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड के दौरान, कन्वल्जन्स के बाद, एक्साइटमेंट से, मेंसेस के दौरान, तो इजीली फेंट हो जाने वाले जो लोग, बोगर बहुत कम लिखते हैं, बट बोगर साहब जो लिखते हैं वो बहुत मायने रखता है हमारी प्रैक्टिस में। तो उनका एक वर्ड पूरा एक चैप्टर होता है। तो अगर उन्होंने, बोगर साहब ने इतना लिखा है कि इजीली फेंटिंग को बंदा आता है और कोई दवाई आपके दिमाग में ना आए, तो आप रेट्रम देखो और आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो रेट्रम इज ए काइंड ऑफ ग्रेट फर्स्ट एड रेमेडी फॉर सच पेशेंट, ऐसे लोगों की जो फर्स्ट एड रेमेडी बन जाती है ये। तो उसके बाद रेट्रम का जो आफ्टर पेन्स, जैसे लेबर के बाद बेहोश हो जाना या क्राउडेड रूम में बेहोश हो जाना, एक्सर्शन से बेहोश हो जाना, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये वेरेट्रम के हैं। अगली दवाई जो मैं लूंगा, कितना टाइम है भैया हमारे पास डॉक्टर साहब? अभी सर 15 मिनट है। 15 मिनट है, चलो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ऑडिबल हूं ना मैं? सब ऑडियंस आप यस मेरे को सर, यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। उसमें मेरे को एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। किसी को कोई इस वेरेट्रम के, और जो हमने दो दवाइयां कोकुलस और वेरेट्रम की, इसमें कुछ आपको कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ जितना किया जाए वो आपके माइंड में रिटेन हो, इसके बजाय कि मैं 50 दवाइयां करूं, हम 5 ही करें चाहे। तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम जो कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का वेरेट्रम को लेके, तो वो टाइप कर सकते हैं, मैं चैट देख रहा हूँ अभी। अगर किसी का वेरेट्रम के लेके कोई क्वेश्चन है तो हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वेरेट्रम इज ए वेरी गुड सेवियर रेमेडी इन एक्यूट केसेस। एक्यूट इमरजेंसीज में वेरेट्रम खास तौर पे, जैसे जो जैसे जब डायरिया का या कॉलरा का सीजन चलता है, तो वेरेट्रम, या वैसे भी कोई इमोशनल अपसेट के कारण एकदम से बेहोशी आती है। चलो हम अगली दवाई पे चलते हैं। हम लास्ट में 5 मिनट का टाइम रख लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, आप अपने क्वेश्चंस रेडी कर लो, तो विल टेक द क्वेश्चंस। तो उसके बाद नक्स मॉस्केटा एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल मेडिसिन है। जैसे कॉफी है ना, तो नक्स मॉस्केटा अगर आप देखोगे तो खुशी के कारण बेहोशी। मेरे पास एक रीसेंट केस आया, तो उसको बोलते हैं कि एफेबिलिटी। तो वो लड़की को
उसकी लड़की, वो लड़की को जो उसकी सिस्टर कनाडा जा रही थी, तो उन्होंने घर में पाठ कराया, सब रिलेटिव्स आए हुए हैं। और ये लड़की इतनी खुश थी उस दिन, इतनी खुश थी कि खुशी के कारण इसको ऐसा दौरा पड़ा, लाफिंग का दौरा पड़ा। तो उसकी हंसी नहीं रुक रही, हंसी नहीं रुक रही, और उसके कारण उसका डायाफ्राम इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि वो फेंट हो गई। तो इतना ज्यादा हंसी, इतना ज्यादा खुशी को वो चाह के भी उसको थप्पड़ मार रहे थे कि उसकी हंसी रुक जाए। वो उसको पेन कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, उसके मुंह पे छुंटे मार रहे थे, उसको बहुत, उसको उन्होंने, बट उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, और हंसती हंसती वो बेहोश हो गई। तो नक्स मॉस्केटा इज ए रेमेडी वेयर देयर इज इमोशनल अपसेट। तो उस लड़की का जो 3 बार ऐसा हुआ, एक बार उसके कॉलेज में फंक्शन है तो वो हंसती हंसती, उसको हंसी का दौरा पड़ा और बेहोश हो गई। दूसरी बार उसकी सिस्टर में जब जाना था तो, और तीसरी बार उन्होंने किसी ट्रिप पे जाना था, बहुत खुश थी तीनों बार। और तीनों बार एक और कॉमन कॉज क्या मिला कि तीनों बार उसने अपने पीरियड्स को आगे पीछे करने की दवाई खाई थी। तो नक्स मॉस्केटा ऐसी दवाई है जिसमें, जैसे आजकल की जो लड़कियां हैं, वो अपने पीरियड्स को, जैसे पूजा के कुछ दिन आ गए, या घर में कोई फंक्शन आ गया, या एग्जाम्स आ गए, तो अपने वो पीरियड्स की ड्यू डेट उन खास दिनों में, ट्रैवलिंग के आपने हॉलीडे पे जाना है, तो मेंसेस को आगे पीछे करने के लिए कोई दवाई खाई, जिसके कारण क्या हुआ कि उस दवाई के कारण वो सडनली उनका हार्मोनल अपसेट हुआ। जैसे कुछ लोग अबॉर्शन कराते हैं, आई पिल खाते हैं, उनकी कंसेप्शन हो गई और उसको अवॉइड करने के लिए कुछ खाते हैं। तो सीकेल कॉर या जो ये नक्स मॉस्केटा, ये ऐसी दवाइयां हैं जो इस कंडीशन में एकदम से इमोशनल अपसेट होने के कारण, अगर फेंटिंग या सडन लाफिंग या सडन इमोशनल अपसेट होता है, और जिसके कारण बंदा जो डिजीनेस, जैसे हमने सिम्टम डिजीनेस, वर्टाइगो और सिंकोप, ये तीनों सिम्टम भरपूर मात्रा में नक्स मॉस्केटा में पड़े हैं। तो जैसे ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसको एकदम से आंखों के अंधेरा आ गया, तो उस चीज को उसने बहुत सीरियसली लिया। ब्लड की साइड से, जैसे हमने वेरेट्रम में बात की, स्टेफिसगेरिया एलुमिना, नक्स मॉस्केटा इज ऑल्सो ए रेमेडी, जिसमें साइट ऑफ ब्लड जो है वो बहुत इफेक्ट करता है पीरियड्स के दौरान, हार्ट पैल्पिटेशन के दौरान, स्टूल के दौरान, फ्रॉम पेन्स। हिस्टीरिया होता है इनके साथ, जैसे मैंने बोला। तो ये जो सिम्टम है इंटेस्टाइनल कोलिक, जैसे ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जब पेट की दर्द के कारण जब कोई बेहोश होता है, तो नक्स मॉस्केटा इज ए ग्रेट रेमेडी। और एक्साइटमेंट और फेंटिंग इजीली, ये सारे सिम्टम जो है वो नक्स मॉस्केटा के हैं। अगली दवाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मॉस्कस। तो मॉस्कस एक ऐसी दवाई है जो बहुत ज्यादा हिस्टेरिकल दवाई है। अगर हम अपने मटीरिया मेडिका में देखें, तो हिस्टीरिया इन मेल्स, यूजली हिस्टीरिया जो फीमेल्स के को ज्यादा होता है। एक सेकेंड। तो फीमेल्स में यूजली हिस्टीरिया ज्यादा होता है। तो यूजुअली जो फीमेल्स का जो हिस्टीरिया बहुत कॉमन है, उनका सेक्सुअल डिजायर सप्रेशन होने से, या किसी भी इमोशनल स्ट्रेस आने से होता है। बट जो मॉस्कस है, ये इसमें इसका जो हिस्टीरिया होता है, ये जैसे इसकी बात नहीं मानेगी, किसी ने मॉस्कस की बात नहीं मानी, तो उसका पहला रिएक्शन होगा कि वो फेंट करेगा। तो मॉस्कस इज ए ग्रेट रेमेडी। तो जो लोग, जैसे जैसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, तो मेरे को याद है एक बच्चा था, अभी तो वो बहुत बड़ा लड़का बन गया है। तो अ, वो किसी भी कारण जब उसकी बात नहीं मानी जाती थी, तो एक जो बच्चों में आते हैं ना, जो ब्रेथ होल्डिंग स्पाज्म, जैसे सिकुटा में हम देखते हैं, थूजा में देखते हैं, उसी तरह ये जब इसकी बात नहीं मानी जाती थी, एकदम से वो परेशान हो जाता है अपनी जिद मनवाने के लिए, तो उसका रिएक्शन क्या होता था, वो बेहोश हो जाता था। तो जब पता है कि जब वो बेहोश होगा तो सडन एकदम से पैनिक में आ जाएंगे घर वाले, तो उसकी बात मान लेंगे। तो मॉस्कस का जो क्लीडोस्कोप ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं, ये जो हार्डलेस बोट होते हैं, जैसे दिशाहीन किश्ती जैसे होती है कि मोड़ो इधर और जाएगी इधर, तो मॉस्कस स्पॉइल्ड चिल्ड्रन की जो रेमेडी है। तो मॉस्कस जो है, इमोशनल नर्वसनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है, तो उसमें पीरियड्स के दौरान,
या कभी भी उनको वीकनेस फील हुई, तो उनको लगता है कि अब वो उनका हर चीज में, हेडेक में, आफ्टर हेडेक, हार्ट की फ्लटरिंग, जो जैसे ये देखिए कि जब कोई उसको डांटता है, तो जब उसको अब्यूज करता है, किसी ने उसको डांटा, वो बेहोश हो जाना। ये लड़का ऐसा था कि जब उसको क्रिकेट खेलने जाता था, आउट हो जाता था, वो कहता था कि मैं एक बार और खेलूंगा, मैं एक बार और बैटिंग लूंगा। अगर वो बैटिंग नहीं देते तो वहीं बेहोश हो जाता। तो वो सारे बच्चे उससे डरते थे, कहते ये तो यहीं बेहोश हो जाएगा, फिर हमारा नाम लग जाएगा। कोई बात नहीं, वो 2 बार 3 बार उसकी विकेट गिर जाती थी, फिर भी वो अपनी बारी लेता ही रहता था। तो वो हिस्टीरिया के कारण, क्लाइमेट्रिक पीरियड के कारण, एक्साइटमेंट के कारण, तो मॉस्कस है भी, इसको इतने ज्यादा सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है। मॉस्कस पेशेंट जितनी बार आपके क्लिनिक में आएगा, हर बार नए सिम्टम्स, हर बार नई टोटलिटी, उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो क्या सिम्टम बता रहा है, सच्चे बता रहा है कि झूठे बता रहा है। तो इतना ज्यादा इसके अंदर जो है ना, स्पीच पीएसटी, पीएसटी मतलब ये ऐसे फुसफुसाहटा रहता है, कुछ भी सिम्टम बोलता है, कुछ भी बोलता है। जो लेडीज होती है ना, जैसे जो चुगलीखोर करने वाली, या दूसरों की इधर की बात उधर करने वाली, और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो एकदम से फेंट हो जाती हैं। तो ऐसी लेडी जो आप जो डेली सोप ओपेरा में भी देखते हो, कि जब उसको पता लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो एकदम से बेहोश हो गया अपनी सिंपथी लेने के लिए। तो मॉस्कस इज सच ए रेमेडी। आई होप यू आर गेटिंग इट। और इसके बाद जो है, जो हमारे पास जो और रेमेडीज हैं हमारे पास, 1 मिनट में चले जाता हूँ। सर एक एमाइल नाइट्रोसम भी है ना? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ, अभी तो हम हाफ वे भी नहीं पहुंचे, बहुत सारी दवाइयाँ। मेरे को लग रहा है कि मैं पूरी कर भी पाऊंगा कि नहीं। वी हैव सो मैनी ऑफ मेडिसिन। आ गया, कितना समय हो गया। जो आज मैं थोड़ी बहुत स्लाइड्स बना सका तो मैंने बढ़ाई हैं। माइल नाइट्रोसोम इज यस वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी फॉर सच। तो इग्नेशिया इज अगेन अ वेरी हिस्टेरिकल रेमेडी। हमें मालूम है कि इग्नेशिया हमारी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टेरिकल रेमेडी, बहुत डिलीजेंट रेमेडी है। तो इसमें भी जैसे कोई भी इमोशनल अपसेट है, जैसे साथ में वीकनेस की फीलिंग होगी, सिर दर्द होगी, हम आप अगर एलन इंटर है वो, में पढ़ोगे कि इजीली लेकिन हम नहीं परसेप्टिव, करते, तू वन हमको ऑफ द मत बोल देना रेमेडी कि तो आप रखते होंगे। बहुत जल्दी परसीव करता है, कि जैसे 4 लोग बैठे हैं, तो रखते उस तुम, हाँ नहीं रखते होगे तुम, अपने बैग ही में रख। कुछ बोलना चाहता है वो अपनी बात, और उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, तो वो एकदम से हिस्टेरिक अटैक में चला जाएगा। इग्नेशिया वो बहुत जल्दी महसूस कर जाएगा कि मेरे को इग्नोर किया गया, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे को लाइटली लिया गया। तो इग्नेशिया सच है वेरी डिलीजेंट, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी, बट उसकी ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी फेंट करता है। तो फीलिंग ऑफ वीकनेस, आफ्टर हेडेक, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, तो और जब भी उसको कोई डांटता है तो उसमें ये एकदम से सिम्टम आ जाता है। तो ये मैंने केस आपको बता दिया। तो एस्फोटिडा का जो सिम्टम है, फाउल थिन एक्रिड सिक्रेशंस, मैग्नीफाइज हर सिम्टम। तो एस्फोटिडा जो होता है वो अपने सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, उसको बहुत ज्यादा सिंपथी चाहिए होती है। और फिकलनेस और फेंटिंग, हिस्टीरिया, तो कहीं भी टिकता नहीं है उसका मन, क्लचिस थ्रोट, अपने गर्दन को ऐसे। तो मैंने बहुत बार इग्निशिया पेशेंट में देखा, मैं मरा, मैं डेथ लाइक फीलिंग, मेरे को बचा सकते हो तो बचा लो। ऑसिपिटल एक, एम्लोरेशन स्टूल, आईलिड स्टिक टू बॉल, नम अबाउट आई, ओजीना। तो ऐसे सिम्टम एकदम से ऐसे आ जाते हैं कि पेशेंट को, आपको देखने वाले को लगता है कि इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये जो आज हम जिस टॉपिक है, ये ऐसे लोग हैं जिनका सडन बीपी ड्रॉप करता है, और बहुत बार उनको हॉस्पिटलाइज करा चुके हैं घर वाले, तो परेशान हो जाते हैं कि एकदम से ग्लूकोज लगाओ, एकदम से आईवी फ्लूइड लगाओ, तो ये तो हाथ से ही निकलता जा रहा है। तो एस्फोडेटा, कॉजलेस पेंटिंग, बिना बात के, पेन्स के कारण। तो क्राउडेड प्रेसिस, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ स्लाइड। तो ये सब जो सिम्टम एस्फोटिडा के होते हैं। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम जो है, तो आर्सेनिक हमें मालूम है कि एंजाइटी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। उसको इतना सा, उसका जो हमारा सिम्टम है कि फीलिंग ऑफ बर्निंग, एम्लोरेशन बाय वार्मथ,
तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी, हीट बर्निंग है, बट उसको और वार्मथ चाहिए। उसके पास बहुत पैसा है बट उसको और पैसा चाहिए। उसके पास बहुत एनर्जी है बट फिर भी वो टॉनिक खाएगा, बहुत ज्यादा हेल्थ एंशियस रहेगा। तो आर्सेनिक है, वो कहता है कि थोड़ा सा उसको 2 पोटलियां आ गई, अरे मेरे को बचा लो, मेरी जान बचा सकते हो तो बचा लो, डॉक्टर साहब कर सकते हो कुछ करो, नहीं तो मैं तो गया, मैं तो अब नहीं मैं बचता, अब नहीं मैं बचता। ये आर्सेनिक की जो फीलिंग है। तो हिस्टीरिया के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ, हेडेक के साथ, बहुत जल्दी जल्दी फेंट करना, कार्डियोमायोपैथी के कारण, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट गया। अस्थमा के कारण, जो अस्थमा में फेंट कर जाते हैं, जब डिस्करेज होते हैं किसी चीज से, उससे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बोगर का बोला था कि छोटी बात पे, हर बात पे उसको बहुत जल्दी फेंटिंग होती है। इसके बाद जलसीमियम की बात हमने की कि जलसीमियम जो है वो मसल्स डज नॉट ओबे द विल, तो जलसीमियम डिजी ड्राउजी डल रेमेडी है। तो जलसीमियम जो होता है, जैसे ब्रेनिया में एग्रावेशन मोशन होता है ना, जलसीमियम में एग्रावेशन मोशन नहीं होता, बट वो जैसे पेशेंट है ना, उसको चक्कर आ रहे हैं तो एक जगह दुबक के पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, पैरालिसिस लाइक स्टेट में चला जाएगा। तो उसका ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सिर को टिकाया है, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो जो मैंने बैलेंस, पूरी मसल्स को जो मैंने कंट्रोल किया है, मैं सारा कंट्रोल लूज कर दूंगा। तो अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मैं फेंट कर जाऊंगा, जैसे हार्ट में भी है उसका। अगर तो, और इसके ऑपोजिट जो हम हार्ट की मेडिसिन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा है कि वो अगर मैं रुका तो मैं जाऊंगा, जलसी में हो तो मैं थोड़ा सा हिला तो मैं गया। तो फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, शेकिंग ऑफ लिम्स, उसको लग रहा है कि मेरी टांगे कांप रही हैं, एंग्जाइटी आ रही है बहुत सीवियर, तो जलसीमिया में ऐसा होता है। अगली जो हमारी फेंटिंग रेमेडी है और बहुत एंटीसिपेटरी रेमेडी है, दैट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो उसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि जैसे अब जेलसीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बताएगा मेरे को कि एंजाइटी और फेंटिंग ऑफ जेलसीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम, हमारे एलन की नोट्स में बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि दोनों को बिफोर गोइंग टू चर्च और ओपेरा, बिफोर प्रेजेंटेशन डायरिया होता है, दोनों रेमेडीज में। दोनों में एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत मार्क्ड होती है। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट मेरे को ये बताए कि हम जेलसीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बताएगा या मैं ही बताऊं? मेरे पास टाइम कितना है? तो अगर आप एलन की नोट्स में पढ़ोगे तो जो जेलसीमियम है, जेलसीमियम में क्या है कि अगर जेलसीमियम किसी कारण नर्वस है तो वो कहता है मेरे साथ बात मत करो, बस एक बंदे का हाथ पकड़ के, चाहे कोई बंदा, मेरे साथ शांत रहो, डोंट टॉक टू मी, डोंट डिस्कस टू, मेरे साथ कुछ डिस्कशन मत करो, मेरे साथ कुछ बात मत करो। उसका कह सकते हैं कि मेरी टांगों हाथों में कोई जोर नहीं है, तो बिल्कुल डल हो जाएगा, एंटीसिपेटरी एंजाइटी में पैरालाइज स्टेट में चला जाएगा, हिलना पसंद नहीं करेगा, बात करना पसंद नहीं करेगा। उसको इतनी एंजाइटी, जैसे वाइवा होता है, वाइवा से पहले जलसीमियम बच्चे कॉर्नर में बैठे रहेंगे, बस एक फ्रेंड को बोलेंगे मैं तेरे हाथ पे ना, मेरे साथ बात मत करो, मेरे को पढ़ने दो, मेरे को सब कुछ भूल गया, मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा। तो जलसीमियम इज हाइपर नहीं होगा, वो हाइपो होगा, डल हो जाएगा, वो हिलना पसंद नहीं करेगा, एक तरफ बैठ जाएगा, आंखें बंद करके बैठ जाएगा, हिलेगा। Dr. Muktinder, जी सर। now the time is up now, sir. 8:30 चलो टिक मैं गया। ये सर 1 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। और अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर आप रेलवे स्टेशन में देखेंगे तो एकदम से इधर से उधर भाग रहा है, उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, उसकी बॉडी हाइपर एक्टिविटी में जाएगी अगर वो एंटीसिपेशन में होगा। बट जलसीमियम जब वो हाइपो एक्टिविटी में जाएगा, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है। डॉक्टर सानी सर, थैंक यू। मैं थैंक यू, थैंक टाइम यू, भी कंक्लूड थैंक यू, कर बहुत सकता हूँ, बढ़िया। देयर आर सो मेनी। आपका हमेशा की तरह होता है। आगे फिर आइए, हम लोगों का सेशन अब समाप्त हो। अपना पीपीटी को हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो now we have to move to the next session, and because time is already we are delayed by 1 minute. जी जी। Yeah. So ये आप पीपीटी को खाली हटा लीजिए मुक्तिंदर नहीं, जी। ये मैंने आप शेयरिंग बंद कर दीजिए, शेयर बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया सर। नहीं नहीं नहीं, बंद हुआ सर, अभी है। आप पूरा वहां पर है ना। हाँ, यस। आपका रिक्वेस्ट ये है कि लोग, ऑडियंस कह रहे हैं कि फिर से आइए, तो मैं जानता हूं कि मुक्तिंदर जी को जब बोलते हैं तो आ जाते हैं, और बिल्कुल आएंगे। मैं फिर से इनको आमंत्रित करता हूं, मैं बात कर लूंगा। सो नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर बिंदुराज जी। डॉक्टर बिंदुराज, यू कैन Yes, टेक yes, ओवर yes, yes. नाउ। Thank या you, doctor. Thank you, doctor.